ओहो। लीशा, आप ना सेकंड मीटिंग को रिकॉर्ड करना, अभी उम्मे कुलसूम कर रही हैं। ठीक है। चलें जी, सुने जी। आप लोगों का ना, पहली बात ये है कि आप लोगों का जो मेन टॉपिक है ना, ये सेकंड ईयर का टॉपिक है, सारा जेनेटिक्स वगैरह। ठीक है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक। और ऑलमोस्ट कुछ 4-5 नंबर का पेपर आना होता है। एक तो छोटा सा SCQ आना होता है, आधा, हाफ SCQ, कोई 2-2.5 नंबर का। और दो एक MCQs आने होते हैं। आमतौर पे वो बच्चे वो वैसे ही आते होते हैं FSC का नॉलेज से। ठीक है, लेकिन ये है कि फिर भी पढ़ना तो जरूरी है ना, 4-5 नंबर ही हो चाहे। आंसर ये सीखता क्या आता है, TR, ये RNA की टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है। या फिर ये आ जाता है कि DNA की फॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, इतना कोई नहीं इसका मसला। और आप लोगों को ये जो आज मैं करवाता हूँ 8 पेजेस, ठीक है, जो लिप्टन कॉर्ड पे जो कॉन्टेंट इसका अवेलेबल है, इन 8 पेजेस के बाद आप लोगों ने ये करना है कि पास पेपर का लेने हैं, बस। और बिल्कुल और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है। पास पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये वाला PDF, ठीक है, जो 8 पेजेस हैं, चैप्टर, ठीक हो गया। इसमें इंशाल्लाह ताला आपका वो 4-5 नंबर का इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, मतलब फजूल फजूल आगे पीछे कुछ और पढ़ने की, कहीं भी और कुछ भी पढ़ने की। ठीक है। बस ये इनफ है। चलें जी, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। क्योंकि मेन जो है ना, पहले मैं DNA पढ़ा लेता हूँ, फिर मैं RNA पे जाता हूँ। ठीक है। चलें जी। सेंट्रल डोगमा क्या होता है कि DNA रेप्लिकेट हुआ। ठीक है। और उसका नाम क्या है? पहले तो DNA रेप्लिकेट होता है। ठीक है। मतलब ये है कि DNA से जो नेक्स्ट कॉपी ऑफ DNA बनती है, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर DNA ने जब उसका नाम क्या है, RNA में DNA का कन्वर्जन, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर RNA से फिर अगर प्रोटीन का बनना क्या है, ट्रांसलेशन। इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा। क्या है ये? सेंट्रल डोगमा। ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि DNA से इंफॉर्मेशन का प्रोटीन में कन्वर्ट होना क्या है, सेंट्रल डोगमा। ये तकरीबन सारों में यही हो रहा होता है। ठीक है। सिवाय ये कि जो RNA के वायरसेस होते हैं, RNA वायरसेस में DNA नहीं ना होता, उसमें होते ही RNA है। ठीक है। तो RNA से प्रोटीन बन रही होती है। ठीक है। बाकी सारों में तो DNA होता है ना, तो फिर DNA से ऐसे प्रोटीन का बनना क्या है, सेंट्रल डॉगमा। यहाँ पे मजीद बातें की हुई हैं कि जो DNA जो फर्टिलाइज में होता है, फर्टिलाइज का क्या मतलब है, एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज बन गया, उसमें जो DNA होता है वो इनकोड करता है इंफॉर्मेशन that dictates the development of an organism, जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। उस DNA की वो इंफॉर्मेशन से। ठीक है।
सेल्स बन चलें जी। अभी अभी जितना कभी तक बताया था उसकी कोई आवाज नहीं आई आप लोगों को? अभी तक जितना बताया था उसकी कोई आवाज आई है किसी को? अगेन बताऊं? अगेन बताना पड़ेगा? चलें ठीक है, मैं अगेन शुरू करता हूँ। हाँ जी, अभी तक मैंने सिर्फ इतनी बातें की थी कि डीएनए का रेप्लिकेट होना, ये इसका नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होना, आरएनए का बनना, फिर आरएनए से ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनना, ये क्या है, सेंट्रल डॉग्मा। तकरीबन तमाम ऑर्गेनिज्म में यही सेंट्रल डॉग्मा हो रहा होता है, सिवाय आरएनए के वायरसेस में, क्योंकि उनके अंदर जो मेन उनका जीनोम होता है वो होते ही आरएनए, इसीलिए हम उनको आरएनए वायरसेस कह रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर सेंट्रल डॉग्मा नहीं होता, बस बाकी सब के अंदर सेंट्रल डॉग्मा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर आगे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मैंने एक बात की थी फर्टिलाइज एग के हवाले से, कि जिसमें एग होता है और वो फर्टिलाइज हो गया होता है, मतलब ये कि स्पर्म ने आके अपना न्यूक्लियस वगैरह दे दिए। ठीक है, अच्छा अब वो फर्टिलाइज एग में जो डीएनए है, ठीक है, वो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, उससे उस ठीक है ना, उससे होता है कि ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा फिर मजेदारी की बात ये सिर्फ सेल्स नहीं बनते, ये नहीं है कि सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है और फिर उससे जो है ना वो नए सेल्स बन रहे हैं, सिर्फ ये नहीं हो रहा, बल्कि ये है कि उन सेल्स को पता है कि हमने अपना स्पेसिफिक फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, और वो ठीक है ना, तो वो ये कहता है कि डीएनए मस्ट नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट प्रिसाइजली each time a cell divides, but also to have the information that it contains be selectively expressed, कि हर सेल ने क्या काम करना है, ठीक है, उस सिलेक्टिव एक्सप्रेशन भी हो। बिलियंस ऑफ द सेल सारे एक के काम ना की जान, या फिर हर सेल को पता हो कि मैंने क्या काम करना है। तो ये भी कौन डिक्टेट करा रहा है? ये भी डीएनए को डिक्टेट करा रहा है कि अपनी सिलेक्टिव एक्सप्रेशन कराता है। ठीक है, हर सेल में जो जिस काम के लिए स्पेसिफिक है वो सिर्फ वही काम करता है, उसमें सिर्फ वही प्रोटीन्स एक्सप्रेस होती हैं। ठीक है, जो जिस काम के लिए स्पेसिफिक हैं। ठीक है, तो यानी कि वो कहता है कि सिर्फ उसने उसका काम डिवाइड करना और बिलियंस ऑफ सेल बनाना नहीं है, बल्कि अपने डीएनए की सिलेक्टिव एक्सप्रेशन भी कराना है। ठीक है, ताकि हर एक सेल जो अपना स्पेशलाइज्ड काम भी करे। ठीक है, बस ये एक छोटी सी बात थी। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा इधर आ जाएं। ठीक है, ये क्या है जी, ये आपका उसका नाम क्या है, आपका जो न्यूक्लियोटाइड है, पहले उसकी स्ट्रक्चर सुने। न्यूक्लियोटाइड का पता है ना, न्यूक्लियोटाइड उसमें क्या होता है, एक राइबोज शुगर होती है, एक फास्फेट ग्रुप होता है, और एक आपकी बेस होती है, नाइट्रोजनस बेस। बेसिस कौन कौन सी होती हैं? थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन। प्यूरीन्स कौन कौन सी हैं इनमें से? एडेनिन, ठीक है ना, प्यूरीन्स कौन सी होती है? डबल रिंग्ड। उनमें से एडेनिन और गुआनिन जो है वो कौन है? प्यूरीन्स हैं, डबल रिंग्ड हैं। ठीक है, एडिनिन और गुआनिन। जबकि पायरिमिडीन्स कौन कौन सी हैं? साइटोसिन और थायामीन, ये सिंगल रिंग्ड होती हैं। ठीक है, अच्छा डीएनए के अंदर कौन कौन सी बेसिस मौजूद होती हैं? डीएनए के अंदर ये सारी डीएनए की ही हैं। आरएनए के अंदर बस थायामीन नहीं होता, यूरासिल होता है। ठीक है, ये बातें पता है सबको? चलें जी, यही 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 है आप लोगों का ये टॉपिक। अच्छा, कुछ बातें आएंगी, न्यू भी आएंगी। ठीक है, अच्छा ये एक फास्फोडाइस्टर लिंकेज कैसे बनता है, यहाँ पे देखें। अच्छा पहले तो ये है कि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, राइबोस, ठीक है, ये आपकी नाइट्रोजन बेस और फास्फेट ग्रुप। जबकि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट नहीं होता। जब ये सिर्फ दो ये चीजें होंगी तो हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। जब फास्फेट को भी हम ऐड करेंगे तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा। अगर आप देखें तो एक फास्फेट है, जब एक फास्फेट होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट। न्यूक्लियोसाइड है ना, ये देखें, न्यूक्लियोसाइड और क्या, मोनोफास्फेट। ठीक है, यानी कि समझ आ गई बात? तो ये डीएनए के अंदर जो होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो मोनोफास्फेट वाले भी हो सकते हैं, डाईफास्फेट भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पे लगा हो सकता है। ठीक है ना,
तो यानी कि ट्रिपल तीन फास्फेट यहाँ पे लग सकते हैं इधर, ठीक है। तो ये जो डीएनए बनाते हैं ना, ये मोनोफास्फेट वाले बना रहे होते हैं, जिनमें सिर्फ एक फास्फेट होता है, ठीक है। जो डीएनए और आरएनए बना रहे होते हैं उनमें सिर्फ मोनोफास्फेट वाले बना रहे होते हैं, ठीक होगी बात। वैसे न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो इधर उसका 2 फास्फेट और 3 फास्फेट भी हो सकते हैं। जिस तरह हम एएमपी, एडीपी और एटीपी कह रहे होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। एमपी के अंदर 1 फास्फेट, डीपी के अंदर 2 फास्फेट, टीपी के अंदर 3 फास्फेट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करते हैं। तो ये क्या है, राइबोज। राइबोज के कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो OH लगा होता है, ठीक है। अब ये OH का मतलब है अल्कोहल, और ये क्या है, ये आपका एक क्या है, ठीक है ना, एसिड फास्फेट ग्रुप, ठीक है। अच्छा, ये जनाब वाला जब जब भी अल्कोहल और एसिड के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। जब अल्कोहल और एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ से एक बॉन्ड बनता है, यहाँ से अब नीचे वाली जो हमारी शुगर है उसका 5वें नंबर का अल्कोहल, 5वें नंबर का OH, ठीक है, और फास्फेट के दरमियान, ठीक है, और फास्फेट के दरमियान, यानी कि इधर भी एक फास्फेट के साथ उसका बॉन्ड बन रहा है। ये क्या है, ये एसिड है, ये क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है। इनके दरमियान भी यहाँ से भी एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ पर भी एस्टर बॉन्ड बनता है। तो यानी कि एक एस्टर यहाँ पे बन रहा है, एक एस्टर यहाँ से बन रहा है, तो हम इसको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फो डाइस्टर, डाइस्टर डबल एस्टर बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से, जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, देख रहे हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो कि कनेक्टेड होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की आपसे डायरेक्शन पूछी जाए तो आपने कहनी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मोनोफास 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 मोनो जो फास्फेट वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो आपके कनेक्ट होके आपका एक स्ट्रैंड बनाते हैं डीएनए का, ठीक है। और आरएनए का भी इसी तरह से बनता है, लेकिन उसमें सिर्फ थायामीन नहीं होती, उसमें सिर्फ यूरासिल होता है, ठीक है। इतनी बात पता चलेगी। तो इस तरह से आपका एक स्ट्रैंड बनता है। अगर आप चेक करें तो जो लास्ट वाला होगा, सबसे ऊपर वाला जो होगा, उसका फास्फेट ग्रुप खाली है, तो इसको हम कहते, ठीक है। और यहाँ से क्या खाली है, यहाँ से देखें तीसरे नंबर पे जो OH लगा हुआ है वो खाली है, तो इसको हम कहते हैं 3 एंड। और यहाँ से 5वें नंबर पे जो फास्फेट लगा हुआ है वो क्या, वो खाली है, तो इसको हम कहते हैं 5 प्राइम एंड, ठीक है। क्योंकि 5वें नंबर पे जो चीज लगी है वो फ्री है, बाकी सारे फास्फेट जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ से 3 प्राइम एंड खाली है, फ्री है, और वहां से 5 प्राइम एंड फ्री है, तो इसको हम 5 एंड, इसको हम 3 एंड कहते हैं। तो इसकी डायरेक्शन अगर बतानी हो तो आप क्या बताएंगे, 5 to 3। देख रहे हैं, ये डायरेक्शन उसने दिखाई हुई है, 5 देखें, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की हमेशा डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम बतानी है, और बाकी इस तरह से एक स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक हो गया। थोड़ी सी बातें चल गई। अच्छा, यहाँ से और बातें देख लें कुछ। हम इसको हमेशा जो इसको रीड करते हैं वो हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करते हैं, जैसे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये अब लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक ये तरीका है कि आप इस तरह से पूरा स्टैंड ही बना लो। एक लिखने का तरीका ये है कि आप इस तरह से बना लो कि 5वें नंबर पे फास्फेट फ्री है ना, ठीक है, और इस तरह से फास्फेट, ठीक है, 3 प्राइम, ठीक है, दोनों के दरमियान 3 और 5 के दरमियान फास्फेट लगा होता है ना, यहाँ पे देखें 3 और 5 के दरमियान, नीचे से इधर से 3 फास्फेट और फिर 5वां। तो ये लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है ना, 3.5 ऐसे करके इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये आपने रीड इसको ऐसे ही करना होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे TAGCG, ठीक है, ऐसे रीड करना होता है। यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करने का ना एक उन्होंने कन्वेंशन बनाई हुई है। जैसे हम अमीनो एसिड को N प्राइम एंड से C प्राइम एंड की तरफ पढ़ते हैं, ऐसे इसको रीड करने की ये उन्होंने कन्वेंशन बनाई हुई है। जैसा कि यहाँ पे देखो, फास्फेट T-P, यानी कि दरमियान में फास्फेट होता है ना, क्योंकि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए से वो दोनों जुड़े होते हैं। दरमियान में देखो, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में क्या है, सिर्फ फास्फेट है ना। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह से भी इसको शो किया हुआ है, ठीक है। ये देखे ना, एडेनिन है ना, ठीक है। तो इस तरह से भी। अच्छा, बात फिर सबसे आसान जो सिंपलेस्ट है वो ये है कि कोई चीज नहीं लिखो, TACG लिख दो बस, यानी कि ना आप सिर्फ और सिर्फ वो बेसिस ही लिख दो, ठीक है, TACG, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेस ही लिख दो, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट वे है उसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से देख लें कि पॉलीमर है मोनोफास्फेट वाले अच्छा, एक और बात, ये जो दूसरे नंबर पर, वैसे राइबोज के अंदर 2 किस्म की राइबोज होती हैं, एक होती है डीऑक्सी राइबोज, एक होती है राइबोज, ठीक है।
डीएनए के अंदर जो राइबोज होती है वो डीऑक्सी होती है, उसमें नंबर 2 पे ऑक्सीजन रिमूव होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं डीऑक्सी। नंबर 2 पर जो यहाँ पे OH लगा होता है, ठीक है, OH नहीं लगा होता, यहाँ पे क्या लगा होता है, सिर्फ H ही लगा होता है, उसकी ऑक्सीजन रिमूव होती है, इसलिए हम इसको डीऑक्सी कहते हैं। जबकि राइबोज के अंदर ये जो होती है, ठीक है, आरएनए के अंदर वो यहाँ पर OH लगा होता है। तो ये बातें होगी। आरएनए जो है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि ये जो डीएनए है ये इसने इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसने हेलिक्स बनाया होता है। दो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो आपस में इस तरह से एंटी पैरेलल होते हैं। ये देखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक जा रहा है ना, 5 प्राइम से ऐसे ये 3 प्राइम एंड तक जा रहा है, और दूसरा 5 प्राइम से ऐसे 3 प्राइम आ रहा है। तो इस तरह से ये एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से अटैच, इन्हें डबल हेलिक्स बनाया होता है। ठीक है, ये सारी बातें एफएससी की आप लोगों को अभी तक पता थी, लेकिन ये है कि यहाँ पे शायद कोई ना कोई बैठा हो जिसको ना समझ होती। तो बहरहाल ये न्यूक्लियस, ये जो यूकेरियोट्स के अंदर होता है, उसमें वो न्यूक्लियस में ये चीजें मौजूद होती हैं, डीएनए प्रोटीन्स वगैरह के साथ, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलकर न्यूक्लियस में मौजूद होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि ये जो चीजें हैं ये एक न्यूक्लियोइड की फॉर्म में मौजूद होती हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को पता थी, ये सारा बता दिया मैंने। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा स्पीड लगाता हूँ। अच्छा, आरएनए जो है ना, अब ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ना, ये उसका नाम क्या है, सिर्फ इसको क्लीव करना हो तो आप, ठीक है ना, कैसे क्लीव होता है, न्यूक्लियस इसको क्लीव करते हैं, या फिर केमिकल से क्लीव होता है हाइड्रोलिटिकली। लेकिन ये है कि अल्कली से सिर्फ और सिर्फ आरएनए क्लीव हो सकता है, अल्कली से। ठीक है, ये आप लोगों ने ना डिफरेंस लिखने हैं, असल में एक क्वेश्चन आता है डीएनए और आरएनए के डिफरेंस लिखो, तो उस इसलिए मैं वो उसको बता रहा हूँ कि डीऑक्सीराइबोस में होता है, उसमें नहीं होता, उसमें थायमिन होता है, उसमें वो नहीं होता। ये सिर्फ आरएनए को सिर्फ और सिर्फ अल्कली 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 से सिर्फ आरएनए क्लीव होता है। ठीक है, आरएनए के जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना वो क्लीव होते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी और बातें कर लें, वो कौन सी हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब मेरे अच्छा ये देखें, ये जो है ना आपका, ये सारा क्या है, ये आप लोगों का सारा वो फॉस्फेट और फॉस्फेट और बैकबोन है, डीऑक्सी फास्फेट राइबोज और फास्फेट की बैकबोन है, यानी कि ये सारा, और जबकि बेसिस बाहर निकली हुई है। ठीक है, ये दरमियान में जो सेंट्रल एक्सिस है, इसको हम कहते हैं हेलिकल एक्सिस। हेलिकल एक्सिस, आपकी जो बेसिस हैं ये हेलिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती हैं। देखो हेलिकल एक्सिस ऐसे, बेसिस इस तरह है, ठीक है, बेसिस किस तरह उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा बेसिस जो होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, तो इसलिए वो अंदर पे स्टैक्ड होती हैं, अंदर स्टैक्ड हैं, देखो उस हेलिक्स के अंदर। जबकि डीऑक्सी, क्योंकि ये तो हाइड्रोफिलिक है ना, ठीक है, फास्फेट ग्रुप वगैरह उस पर चार्ज है, ठीक है, और हमारे शुगर पे भी जो है, ठीक है, तो ये जो है ये हाइड्रोफिलिक है, बाहर है, और बेसिस जो हाइड्रोफोबिक है अंदर की तरफ होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बेसिस के दरमियान जी और सी के दरमियान 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ए और टी के दरमियान दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसके अलावा बेसिस के अपने अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होते हैं। तो ये तीनों, ये कौन कौन सी फोर्सेस, एक तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर इनकी आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ये एक नया पॉइंट है। ठीक है, इस नए पॉइंट की वजह से मैंने इसको अंडरलाइन किया है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवीन द स्टैक बेसिस से बिलाज द स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिक्स। चार्गोफ रूल का आप लोगों को पता ही है कि चार्गोफ रूल क्या कहता है कि जितनी एडेनिन होगी, ऑब्वियसली जब एडेनिन ने बॉन्ड टी के साथ बनाना है, तो जितनी एडेनिन होगी उतनी थायमिन होगी, जितनी साइटोसिन होगी उतनी गुआनिन होगी। ठीक है, अब ठीक हो गया, ये बातें आप लोगों को वैसे ही पता है चार्गोफ रूल वाली। ठीक है, अच्छा अब मैं जो है ना वो सिर्फ नई बातें ही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए कुछ खास हो। ये देख लें, यहाँ से देख लें, ठीक है, कि ये आप लोगों की बैकबोन है सारी, जो फास्फेट और शुगर ने बनाई है, और ये दरमियान में बेस पेयर्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके अपने दरमियान क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ठीक हो गया। और ये आप लोग इनकी एंटी पैरेललिटी भी देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे फास्फेट फ्री है। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। अच्छा, बहरहाल एक और मजीद ये है कि अब थोड़ी सी काम की बात, वो क्या है कि इन्होंने आपस में हेलिक्स इस तरह से आपस में स्पेशली अरेंज होता है कि ग्रूव्स बनते हैं, माइनर ग्रूव और ये देख लो बड़ा सा मेजर ग्रूव। ठीक है, माइनर ग्रूव और मेजर, ये इनके स्पेशल कन्फिग्रेशन इस तरह की बनती है ना। अच्छा, ये माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव का काम क्या होता है, ठीक है, इससे ये होता है कि कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, वो यहाँ पे आके इसके साथ इस सीक्वेंस को यहाँ पर आके अटैच होती हैं। ठीक है, ग्रूव ये वाली लाइंस है न्यू, ठीक है, यहाँ ठीक है,
देख रहे हैं हाइड्रोफोबिक बेसिस जो होती हैं वो स्टैक्ड इनसाइड, बाद में बात बता दी है ना मैंने कि बेसिस जो है वो हाइड्रोफोबिक हैं, ठीक है, और वो इनसाइड है, ठीक है, उनके दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं। अच्छा जी, ये अब ग्रुप वाली बात क्या है कि ग्रुप की वजह से एक्सेस मिलती है रेगुलेटरी प्रोटीन्स को, ठीक है। देखो रेगुलेटरी प्रोटीन्स वाला कौन सी, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वगैरह, उन्होंने आके ना यहीं पे बाइंड करना होता है, इसको बताना होता है कि यार ट्रांस रेप्लिकेशन करो, ठीक है ना, या फिर ट्रांसक्रिप्शन करो, ठीक है, उन्होंने यहीं पे आके बेसिकली बाइंड करना होता है। समझ आ रही है बात कि ये बाइंडिंग साइट्स हैं बेसिकली रेगुलेटरी प्रोटीन्स के लिए। रेगुलेटरी प्रोटीन्स मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वगैरह और ये वो, ठीक है, वो इस रीजन को आके रिकॉग्नाइज करती हैं और यहाँ पर आके अटैच होती हैं। इसके अलावा उसने ये बात आप लोगों ने याद करनी है कि एंटी कैंसर ड्रग्स जैसा कि एक्टिनोमाइसिन वगैरह, वो भी आके यहीं पे अटैच होती हैं, वो अपने साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स यहीं पे आके अटैच होती है नैरो ग्रुप पर, ठीक है, थस इंटरफेयरिंग विद डीएनए एंड आरएनए सेंसेस, ठीक है। असल में मेरी बात सुन, एंटी कैंसर क्यों कह रहा है, अब समझ लो ये कैंसर सेल है, कैंसर सेल का डीएनए आपने एक्टिनोमाइसिन वगैरह दी, वो साइटोटॉक्सिक है, यानी कि उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स हैं जिन्होंने सेल को मारना है, तो यहाँ पर आके माइनर ग्रुप पर अटैच होती हैं और अपने साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स देती हैं, जिससे ये है कि डीएनए अब रेप्लिकेट ही नहीं हो पाएगा, तो नए सेल ही नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग है ना, एंटी कैंसर, तो वो कैंसर सेल्स को मारने के लिए, कैंसर सेल के यानी कि आके वो डीएनए को आके मार के किस तरह से माइनर ग्रुप पर आके अटैच होके, ठीक है, समझ आ गई ना बात। अच्छा, अब ये जरा नई बात एक और समझ लो, ये कौन सी है, अगर आपने उसका नाम क्या है, ये जो डीएनए की डीनेचरेशन होती है ये कैसे होती है, उसमें ये सारे बॉन्ड टूट रहे होते हैं, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे होते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं टूटता, जैसे हमने प्रोटीन की डीनेचरेशन में कहा पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता, यहाँ पर डीनेचरेशन में ये है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह टूट जाते हैं, और ये फास्फोडाइस्टर प्रोटीन की ये जैसे प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इस तरह से डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर ये है, लेकिन हेलिक्स क्या है, ओवरऑल हेलिक्स ये उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सारा हेलिक्स ओवरऑल, इसमें सारे हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं, तो डीनेचरेशन में ये टूटेंगे। डीनेचरेशन कैसे कैसे हो सकती है, पीएच अगर आप चेंज करोगे तो उससे हो सकती है, और मजीद अगर आप हीट करते हो तो उससे हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, मजीद ये है कि ये जो है ना, हीट करने से वो टेम्परेचर जिस पर आधा आधा जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाए, आधा हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मतलब ये कि पूरा जो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर लॉस हो जाए, मतलब ये दरमियान से बॉन्ड टूट जाए, वो टेम्परेचर जिस पर आधा डीएनए जो है ना वो डीनेचर हो जाए, यानी कि उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, उसकी हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर। समझ आ गई बात, ठीक है। ये देखो इस ग्राफ को देखो, ये इसको याद करना है मेल्टिंग टेम्परेचर को, ठीक है, ये देख रहे हैं टीएम मेल्टिंग टेम्परेचर। अब वो डीएनए जिसमें 80 होगा, यानी कि एडेनिन थायमिन कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है, वो डीएनए जिसमें जीसी कंटेंट यानी कि गुआनिन साइटोसिन ज्यादा होगा, ठीक है, अब ऑब्वियसली उनके टेम्परेचर में डिफरेंस तो होगा ना, कैसे भला, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर लॉस कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं। अब अगर वो डीएनए जिसमें 80 कंटेंट ज्यादा है, जिसमें 80 बॉन्ड ज्यादा है, ये वाले बॉन्ड ज्यादा है, तो इसका टेम्परेचर कम होगा ना, कम होगा, क्यों भाई, ये तो बॉन्ड दो बॉन्ड है ना, यहाँ पर तीन बॉन्ड है, ठीक है, तो तीन बॉन्ड के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 92, ठीक है। जीसी वाले का क्या होता है, ऑलमोस्ट को 92 हो, जीसी वाले का कितना होता है, ऑलमोस्ट 92, देख रहे हैं, ये 86 और 90 92 तकरीबन होता है जीसी वाले का, ठीक है, जबकि 80 वाले का टेम्परेचर कितना होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट से आप 65 कह लें, ठीक है, यानी कि 80 कंटेंट वाले का, ठीक है ना, वो 65 के करीब होता है। अच्छा, टेम्परेचर जब टीएम से ज्यादा होगा, टीएम तो वो है मेल्टिंग टेम्परेचर, वो है जिस पर हाफ डिसरप्ट हो जाता है, हाफ हेलिकल स्ट्रक्चर टूट जाती है, तो वो टेम्परेचर जिस पे हाफ से ज्यादा टूट जाएगा, जिसमें यानी कि टीएम से ज्यादा जब टेम्परेचर होगा, तो ऑब्वियसली डीएनए सिंगल स्ट्रैंड के तौर पर एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली दरमियान से सारा वो टूट टूट गया है, तो अब ये सिंगल स्ट्रैंड के तौर पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि डीएनए जो है ना वो एक जिस तरह हमने कहा ना, आज हमने पढ़ा कि डीनेचरेशन बाज़ औक़ात रिवर्सिबल भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसी तरह से वो यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए स्ट्रैंड्स बाज़ औक़ात जो है ना वो दोबारा से भी डबल हेलिक्स बना सकते हैं, ठीक है ना, दोबारा से भी, यानी कि वो इसको हम क्या कहते हैं, रीनेचरेशन या रीएनीलिंग, ठीक है, यानी कि आपने पहले डीनेचर कर दिया ना उसको हाई टेम्परेचर देकर, तो बाज़ औक़ात वो बाद में ना अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस वो बाद में दोबारा से डबल हेलिक्स बना सकते हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, रीएनीलिंग या फिर रीनेचरेशन, ठीक है।
इतने अच्छा, अब जरा ना बाकी सारी बातें जितनी बताई हैं उसमें से क्या नई बात थी, पहले देखो नई बात थी क्या, ये टीएम नई बात थी, है ना? ठीक, अच्छा एक और बात, ये कैसे पता चलता है टीएम का, ठीक है ना? ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर का लॉस होना क्या डीनेचर, वो आपको मैंने बता दिया। अब ये देखो, अब इसको मॉनिटर कैसे करते हैं? एब्जॉर्बेंस है 260 नैनोमीटर की लाइट देते हैं, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है ना, उसकी रिलेटिव एब्जॉर्बेंस ज्यादा होती है डबल स्टैंडर्ड की निस्बत, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड वाला जो है ना वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जब लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही होगी, हमें पता चल जाएगा कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ज्यादा है, मतलब उस हिसाब से ना एक एक हमें पता चल जाता है कि हमारा जो डीएनए है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड ज्यादा है, समझ आ गई? यानी कि इस एब्जॉर्बेंस के जरिए हम पता करते हैं 260 नैनोमीटर पर। या ये पॉइंट याद रखना है, और इतना याद रखना है कि सिंगल स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो उसका नाम क्या है, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ये एक पॉइंट नया था, ये वाला एक पॉइंट नया था, टीएम वाला पॉइंट नया था, 3 पॉइंट हो गए। और ये क्लिनोमाइसिन वाला पॉइंट नया था, 4 पॉइंट हो गए। हाइड्रोफोबिक बेसिस जो होती है ना, बेसिस जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। अल्कली वाला पॉइंट नया था, ठीक है। और कौन सा पॉइंट नया था? और तो बस कुछ भी नहीं है ना, बाकी तो हर बात हमें पहले से ही पता थी। चलो जी, आप जरा ना हर बच्चा प्लीज इसको जरा अच्छा सुन ले कि डीएनए की, क्योंकि मेन यूक्यू यही आना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। डीएनए आरएनए का डिफरेंस, पहला यूक्यू है, दूसरा यूक्यू ये वाला है, ठीक है। ये पूछा जाना है, ठीक है। चलो इससे पहले ना एक काम कर लेता हूँ, पहले इसको जरा इसका खात्मा कर लेता हूँ, फिर मैं उधर आता हूँ। अच्छा, प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में डीएनए कैसे एग्जिस्ट करता है? प्रोक्रियोट्स, पहले यूक्रियोट्स की बात कर लेते हैं। यूक्रियोट्स में डीएनए जो होता है ना वो सर्कुलर नहीं होता, लीनियर होता है। देखो ना, उसने हेलिक्स तो बनाया हुआ है लेकिन है तो लीनियर ना, क्लोज तो नहीं है ना, ठीक है। तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलके क्रोमोसोम में मौजूद होता है। ऐसे ही है ना, एक यूक्रियोट के क्रोमोसोम की बात हो रही है कि यूक्रियोट के, पहली बात तो ये है कि यूक्रियोट में होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में, न्यूक्लियस में मौजूद होता है। यूक्रियोट्स में न्यूक्लियस में मौजूद होता है, जबकि प्रोक्रियोट्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं, उनमें न्यूक्लियोइड होता है, उसमें मौजूद होता है, ठीक है। फिर इसमें क्रोमोसोम ज्यादा सारे होते हैं, ठीक है, 46 भी होते हैं, जबकि जो प्रोक्रियोट्स हैं उनके अंदर ज्यादा सारे न्यूक्लियस को नहीं होता, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है प्रोक्रियोट्स में, ठीक है। फिर ये है कि इसमें जो डीएनए होता है वो किस लीनियर होता है, सर्कुलर नहीं होता, होता डबल स्टैंडर्ड है। और वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन के साथ बाइंड होता है, ठीक है। सारे पॉइंट मैंने बता दिए, ठीक है। और उसका नाम क्या, फिर और क्या है कि इसमें यूक्रियोट्स में ना सर्कुलर वाला भी होता है, क्लोज वाला भी होता है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। ये सारी बातें किसकी थी? ये सारी बातें थी यूक्रियोट्स की। अब प्रोक्रियोट्स की थोड़ी बातें कर ले, उनमें दो दो किस्म का डीएनए होता है, एक न्यूक्लियोइड में, एक प्लाज्मिड्स में, ठीक है। प्लाज्मिड में जो होता है वो भी सर्कुलर भी होता है, सर्कुलर ही होता है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, ठीक है। और वो क्या कर रहा होता है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, नहीं क्रोमोसोम के अलावा होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए उसमें होता है, ठीक है। होता वो भी सर्कुलर ही है, ठीक है। अच्छा, और इसको हम ना वेक्टर के तौर पर भी यूज करते हैं, बार ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अच्छा, अच्छा, न्यूक्लियोइड जो है ना उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोइड जो प्रोक्रियोट्स में होता है उसकी क्या कहानी है? एक तो वो उसका नाम क्या, उसमें ठीक है ना, एक ही क्रोमोसोम होता है, इसमें क्रोमोसोम भी ज्यादा होते हैं। फिर ये है कि होता ये भी डबल स्टैंडर्ड ही है, ठीक है। ये भी डबल स्टैंडर्ड है, ये भी डबल स्टैंडर्ड ही है, ठीक है ना। इसमें अलबत्ता हिस्टोन नहीं है, इसमें सिर्फ नॉन हिस्टोन प्रोटीन है प्रोक्रियोट्स में, ठीक है। और ये जो है ना ये सर्कुलर होता है, जबकि वो लीनियर होता है, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियोइड में मौजूद होता है वो न्यूक्लियस में, यानी कि न्यूक्लियोइड का मतलब है कि नॉन मेम्ब्रेनस एक रीजन सा बना होता है, वहां पर मौजूद होता है। तो ये ऐसी सारी बातें जो आप लोगों को मैंने बता दी, ठीक है। अच्छा, अब जरा इधर आ जाएं। ये 3 फॉर्म्स है, बी फॉर्म, ए फॉर्म और जी फॉर्म। इसको जरा अभी याद कर लें प्लीज। बी फॉर्म के बारे में ये है कि जो वाटसन और क्रिक ने जो हमें मॉडल बताया था ना सारा, जो अभी तक हमने सारी बातें ऊपर भी पढ़ी, वो सारा मॉडल था वाटसन क्रिक मॉडल। ये जो हमने ऊपर पढ़ के आ रहे हैं सारा वाटसन क्रिक मॉडल है, ठीक है। उसमें उसने क्या कहा था? उसमें उसने कहा था कि राइट हैंडेड हेलिक्स है, उसमें एक टर्न के अंदर 10 रेजिड्यूज होंगे, बेसिस परपेंडिकुलर होंगी हेलिक्स के, क्रोमोसोम में यही डीएनए पाया जाता है। वाटसन और क्रिक ने भी यही डीएनए बताया था। कितने पॉइंट मैंने बता दी हैं? पॉइंट मैंने बताया, एक राइट हैंडेड है, एक एक टर्न के अंदर 10 रेजिड्यूज हैं, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बेसिस परपेंडिकुलर है। चौथा पॉइंट क्रोमोसोमल डीएनए में हम यही सबर करते हैं कि यही पाया जाता है, और वाटसन और क्रिक ने यही बताया था। 5 बातें हो गई इसके बारे में, ठीक है। ओहो, अच्छा, अब ए फॉर्म के बारे में सुने। ए फॉर्म जो है ना वो भी राइट हैंडेड हेलिक्स है, वो उसमें 11 बेस पेयर्स पर टर्न होते हैं, और उसका नाम क्या, वो उसमें क्या है, बेस पेयर्स जो है वो 20 डिग्री टिल्टेड होते हैं,
ठीक है ना, उस हेलिक्स से 20 डिग्री, यानी कि इसमें तो बिल्कुल हेलिक्स ऐसे है तो बेस पेयर ऐसे है ना, बिल्कुल उसमें थोड़ा सा वो टिल्टेड होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है, बेस पेयर जो है थोड़े से टिल्टेड हुए होते हैं। और ये डीएनए और आरएनए के जो हाइब्रिड्स नहीं बन रहे होते, किसी को याद है, थोड़ी सी बातें याद है किसी को एचआईवी वायरस वाली, कि जिसमें डीएनए आरएनए हाइब्रिड्स बन रहे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये मौजूद होता है, ए फॉर्म मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, अब जी फॉर्म की बात आ गई, ठीक है, इसमें अच्छा इसमें कितनी बातें पड़ी, एक राइट हैंड हेलिक्स, एक 11 बेस पेयर, एक बेस पेयर 20 डिग्री, एक डीएनए आरएनए हाइब्रिड्स में बेसिकली मौजूद होता है। जी फॉर्म के बारे में ये दोनों राइट हैंड हेलिक्स थे, ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। इसमें 12 बेस पेयर्स पर टर्न है, उसमें 10, 11 और ये 12, ठीक है, इसको आपने याद करना है, बाज 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 आ जा, तो बाज आ जा डीएनए, ठीक है ना, बाज, ठीक है, कि 10, 11 और 12, ठीक है। और पहले दोनों को राइट हैंडेड करके इसको लेफ्ट हैंडेड कर देना है। ये क्रोमोसोमल डीएनए में है, ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड्स में है, और ये उसका नाम क्या किस में है, जिनमें सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स, जैसा कि जीसी, यानी कि बार बार पहले जी आ रही है जो कि प्यूरीन है, फिर सी आ रही है जो कि पायरिमिडीन है, अल्टरनेटिंग जिसमें सीक्वेंस आ रहे होते हैं ना, उनमें ये बेसिकली मौजूद होता है। इसमें 12 बेस पेयर्स हैं, ठीक है, ये बातें आपने इसमें याद करनी है, ठीक हो गया सारा, ये आप लोगों को याद हो गया, समझ आ गया। अच्छा जी, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इतना देख लें कि उसका नाम क्या है, कि हमारा जो है ना थायामीन और यूरेसिल में सिर्फ इसका फर्क होता है, एक मिथाइल ग्रुप का सिर्फ फर्क होता है। ये स्ट्रक्चर नहीं करने, सिर्फ नाम करने हैं, कि प्यूरीन्स में ये 2 हैं, पायरिमिडीज में 3 है, ठीक है, लेकिन आरएनए में ये 2 मौजूद होते हैं, डीएनए में ये 2 मौजूद होते हैं, और थायामीन और यूरेसिल में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का फर्क है, ठीक है। अच्छा, बेसिस में ना मॉडिफिकेशंस भी आ सकती हैं, कैसे बेसिस में मॉडिफिकेशंस आ सकती हैं, उसमें ये देख रहे हैं, एसिटाइलेशन हो सकती है, एसिटाइल ग्रुप ऐड हो सकता है, ये देख रहे हो, इसे एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। उसकी हाइड्रोजनेशन हो सकती है, देख रहे हैं कि एक, ठीक है, ये मॉडिफाइड बेसिस हैं, कि उनके साथ क्या हो सकती है, एक बेस है ना आपकी, तो उसकी मिथाइलेशन हो जाए, उसकी ग्लाइकोसाइलेशन, उसकी एसिटाइलेशन हो जाए, उसकी रिडक्शन हो जाए, आपकी बेस पड़ी हुई थी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ गई, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन क्यों आती हैं, क्योंकि आपका कोई एंजाइम जो है वो उसको रिकॉग्नाइज कर ले, उस बेस को न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, या फिर जो है ना उसको न्यूक्लियस से बचाना भी तो होता है ना बाज़ औक़ात, तो आपका आरएन, ठीक है ना, न्यूक्लियस से बचाने के लिए भी, ताकि वो उसको ठीक है ना, यानी कि इसलिए हम क्या करते हैं, बेस मॉडिफिकेशन हुई होती है, ठीक है। एक ये कि एंजाइम इसको रिकॉग्नाइज कर ले कि यार ये जो है ना फला है, ठीक है, रिकॉग्निशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने तीनों नाम याद करने हैं, N4 एसिटाइल साइटोसिन, ये तीनों नाम हर बच्चे को याद हो, और वजह भी पता हो कि अनयूजुअल बेसिस होती क्यों है। और इतना भी याद रखना है कि अनयूजुअल बेसिस जो है ना वो किधर किधर होती हैं बेसिकली। अनयूजुअल बेसिस आम टीआरएनए, अभी मैं पढ़ाता हूँ टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए में होती हैं, ठीक है, और किस में होती हैं, और वायरल डीएनए में भी होती हैं। वायरल डीएनए और टीआरएनए में अनयूजुअल बेसिस होती हैं, इस लाइन को खुद अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। और मॉडिफिकेशन में क्या कह सकता है, मिथाइलेशन हो सकती है, ग्लाइकोसाइलेशन, एसिटाइलेशन, रिडक्शन हो सकती है, और होती क्यों है, अनयूजुअल बेसिस की वजह से, ये रिकॉग्निशन की वजह से और प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और उसका नाम क्या है, इन दोनों में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का फर्क है। और डीएनए और आरएनए के डिफरेंस अच्छे से निकाल लेना, 5-6 निकाल लेना। अच्छा, ये इसका नाम क्या, देखो एसिटाइलेशन हो गई, N4 एसिटाइल साइटोसिन, ये 3 नाम याद करने हैं। डाईहाइड्रोयूरासिल किस में होती है, ये टीआरएनए में होती है, अभी बताऊंगा। N4 एसिटाइल साइटोसिन, ठीक है, ये N6, ठीक है, देखो सिर्फ N6 पे ही डाई मिथाइल एडेनिन, एडेनिन थी उसके N6 पे, क्या हो गया, दोनों मिथाइल हो गए, दोनों मिथाइल अटैच हो गए, ठीक है, डाई मिथाइल एडेनिन, ठीक है, यानी कि N6 डाई मिथाइल एडेनिन, डाईहाइड्रोयूरासिल, और N4